जय हिंद साथियों, एसके टेक ट्यूटोरियल पे आपका स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं एक नया चैप्टर मॉड्यूल 3 फेज एसी मोटर, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का मॉड्यूल 3 है एसी 3 फेज मोटर। ठीक, जिसमें कि आपको हम बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट किस प्रकार का है? तो ये कंट्रोल सर्किट है, इस तरह का ये जो सर्किट है ये किस तरह का सर्किट है? तो ये आपका इंचिंग कंट्रोल है, इंचिंग कंट्रोल सर्किट है। ये कैसा सर्किट है? इंचिंग कंट्रोल सर्किट है। देखिए ये चलिए, तो ये किस तरह का सर्किट है? कहता है ये जो सर्किट है नियंत्रण सर्किट किस प्रकार का सर्किट है? तो ये जो सर्किट है ये इंचिंग नियंत्रण है, इंचिंग नियंत्रण सर्किट है। अगला क्वेश्चन है, भाट अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एसी मोटर स्टार्टर। एसी मोटर का स्टार्टर का क्या नाम है? ये जो स्टार्टर है, ये जो स्टार्टर है, तो इस स्टार्टर का क्या नाम है? तो इस स्टार्टर का क्या नाम है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। इस स्टार्टर का क्या नाम है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस तरह के ये जो फिगर दिया हुआ है इस स्टार्टर का क्या नाम है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एसी मोटर के स्टार्टर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? एसी मोटर के स्टार्टर में कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर 180 गुने नंबर ऑफ पोल, यानी कि कुल विद्युतीय डिग्री बराबर 180 गुने ध्रुवों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, कहता पूर्ण लोड फुल लोड पर 10 एचपी के 3 फेज इंडक्शन मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होता है? तो कहता है अगर फुल लोड पे 10 एचपी का कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसके फुल लोड पर चलाने के लिए फ्यूज का जो रेटिंग होता है वो क्या होना चाहिए? तो ये कितना हो जाएगा? 25 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 4 का आंसर सी हो जाएगा, 25 एम्पियर। क्वेश्चन पाँचवा है, पाँचवा क्वेश्चन क्या है? संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शात किया गया है? ये जो सर्किट है, ये जो टोटल सर्किट है, इसमें एक्स जो यहाँ पे है, एक्स जो है इसका क्या नाम है? इसको किस रूप में दर्शाया गया है? तो देखिए ये जो है ये क्या है? मेन सर्किट का है, और ये जो है एक्जुलरी सर्किट है। तो इसमें जो कॉन्टैक्ट है वो क्या कहलाएगा? एक्जुलरी कॉन्टैक्ट, यानी कि इसका आंसर सी। संपर्क, पांचवा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी। छठा नंबर क्वेश्चन है, एसी मोटर स्टेटर बाइंडिंग का प्रकार क्या है? ये जो बाइंडिंग है इसका प्रकार क्या है? तो देखिए क्या है, सिंगल लेयर, एक ऐसे जा रहा है फिर इस तरह से, फिर अगला यहाँ से आ रहा है, यानी कि एक एक लेयर आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग। देखिए बास्केट की तरह बना हुआ है और सिंगल लेयर है, एक वायर ही घूम रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग। एसी मोटर स्टार्टर बाइंडिंग किस प्रकार का? तो सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग। सातवां नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रक सर्किट किस प्रकार में प्रयोग किया जाता है? यानी कि कंट्रोल सर्किट जो होगा, कंट्रोल सर्किट जो होगा वो किस तरह के ऑपरेशन में उपयोग किया जाता है? ये जो क्या है, ये जो सर्किट है, ये कंट्रोल सर्किट किस तरह के ऑपरेशन में उपयोग किया जाता है? तो आगे हम बताए थे इसको, क्या बताए थे? ऊपर जो फिगर था ना जी, तो वो ही फिगर जस्ट ये भी है, तो क्या हो जाएगा? इंचिंग हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। ये जो फिगर जो है ये इंचिंग सर्किट को प्रदर्शित करता है।
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 धुर वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होता है? तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनस। सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा? तो सिंक्रोनस स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, NS बराबर 120 F/P। इस पे आप सेट कर दीजिए। सेट करेंगे तो क्या होगा? 120 F यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है? सॉरी, देखिए यहाँ इसको हम देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है? 120 गुने एफ का मान कितना है? 50, तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अब बटे पोल की संख्या, पोल कितना है? 6 पोल, तो 6 से भाग दे दीजिए। 6 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 20 बार में। 20 छक 20 से। अब 20 गुने 50 कितना हो जाएगा? 1000। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 पोल। तो इसमें क्या कहता है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 धुर वाले 3 फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड कितना होता है? तो सिंक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगा? 1000 RPM हो जाएगा। यानी कि आंसर बी, 8 का आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर कहता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें, जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के बाद 6 ध्रुव होते हैं तो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। अभी देखिए सेम क्या था? 50 हर्ट्ज था और 6 पोल था, तो इसका सिंक्रोनस स्पीड कितना निकला था? 1000। और स्लिप निकालने के लिए क्या करते हुए हैं? स्लिप बराबर NS माइनस NR बटे NS। ठीक, तो NS कितना हो जाएगा? 1000। 1000 माइनस कितना हो जाएगा? 960 बटे में 1000। जब देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 बटे 1000। जब इसको निकालेंगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 4%। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, 4%। तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। तो इसका स्लिप कितना हो जाएगा? तो इसका स्लिप 4% हो जाएगा। अब कहता है कि 3 फेज की स्क्वायरल केज मोटर वाइंडिंग की रोटर आवृत्ति क्या होती है? तो कहता है कि 3 फेज की स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होती है? तो इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति की आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होता है, यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। 3 फेज के स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति इक्वल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होता है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? AC मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? यानी कि इंटरनल ग्लाउलर का उपयोग करके AC मोटर में हम लोग क्या परीक्षण करते हैं, क्या जांच करते हैं? तो हम लोग क्या जांच करते हैं? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है कि अपने रोटर पक्ष से 3 कॉइल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? तो इसके लिए कौन सी विधि आरोपित की जाएगी? कैस्केड ऑपरेशन। अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि को आरोपित किया जाता है? तो कैस्केड ऑपरेशन। यानी कि 12 का आंसर ए हो जाएगा, कैस्केड ऑपरेशन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अभी तुरंत बताए थे कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनल ग्लाउलर का उपयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अब
अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? यानी कि ब्लॉक रोटर टेस्ट के द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या ज्ञात किया जाता है? तो क्या ज्ञात किया जाएगा? कॉपर लॉस। ब्लॉक रोटर टेस्ट के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो कॉपर लॉस, यानी कि 14 का आंसर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो थर्मल कटआउट का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देने के लिए, यानी कि लगातार कितने भी ओवरलोडिंग हम लोग कर सकते हैं। फ्यूज अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फ्यूज उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्मल कटआउट का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? लगातार ओवरलोडिंग हम लोग कर सकते हैं। जितना तक वो रसिस्ट करेगा, सह सकता सहेगा, आज उसके बाद क्या हो जाएगा? फेल्योर हो जाएगा, जिससे कि हमारा इक्विपमेंट बच जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? तो प्री हीटिंग इसलिए आवश्यक है कि जो भी बाइंडिंग के परतों के बीच में कोई भी नमी हो, वो नमी क्या हो? एब्जॉर्ब कर ले, नमी बाहर कर दिया जाए। तो ये कहता है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? तो बाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कहता है? परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बला घूर्ण प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। कहता है कि विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट वेरियस स्पीड, यानी कि स्पीड जो क्या है वो चेंज होते रहेगा। परिवर्तित स्पीड चेंज होते रहेगा, और उस पर क्या करेगा कि कौन ऐसा मोटर है जो बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क देगा? तो ये कौन सा मोटर हो जाएगा? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। 17 का आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाइंडिंग प्रक्रिया में बेवेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा सामग्री का उपयोग हुआ? बांस का, बम्बू का। बाइंडिंग प्रक्रिया में बेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो बांस का, बम्बू का उपयोग किया जाता है। अब आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एसी इंडक्शन मोटर में बला घूर्ण और स्लिप के बीच में क्या संबंध है? कहता बला घूर्ण और स्लिप में क्या संबंध है? तो बला घूर्ण और टॉर्क दोनों क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर स्लिप बढ़ेगा तो बला घूर्ण क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, यानी कि अगर स्लिप बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा। वही कहता है कि एसी इंडक्शन मोटर में बला घूर्ण और स्लिप के बीच में क्या संबंध है? तो स्लिप बढ़ने से बला घूर्ण क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति देने से पहले बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण करना जरूरी है? अब कहता है कि अगर जो हम सप्लाई देंगे, सप्लाई करने से पहले मोटर में के बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण जरूरी है? तो कौन सा परीक्षण जरूरी है? पोलैरिटी टेस्ट, कौन सा पॉइंट निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, ये पता करेंगे तभी तो उसमें हम कनेक्शन देंगे, पॉजिटिव का पॉजिटिव से और निगेटिव का निगेटिव से। इसलिए सप्लाई देने से पहले बाइंडिंग में पोलैरिटी टेस्ट करना जरूरी है, यानी कि 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन का था, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर क्या हो जाएगा? अति गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। कहता है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज इन ओपन सर्किट। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहता है ओवर हीटिंग ऑफ मोटर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि रोटर चालकों को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? रोटर जो रहता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर में थोड़ा तिरछा क्यों रखा जाता है? तो तिरछा इसलिए रखा जाता है कि प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड
एंड टॉर्क। अधिक समान रोटर क्षेत्र, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बला घूर्ण उत्पन्न करने के लिए, यानी कि 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बला घूर्ण उत्पन्न करने के लिए। आगे क्वेश्चन है, एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? अब कहते हैं एसी 3 फेज मोटर है, उसको अगर रिवाइंडिंग करेंगे यानी कि फिर से बाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो सुपर एनिमेल्ड कॉपर वायर का होगा, यानी कि 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, सुपर एनिमेल्ड कॉपर वायर। एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो सुपर एनिमेल्ड कॉपर वायर का। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, थ्री कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सा हानि निर्धारित करता है? तो नो लोड अगर टेस्ट होगा तो क्या होगा? मोटर या जनरेटर कोई भी टेस्ट में अगर नो लोड टेस्ट हो रहा है तो उससे क्या ज्ञात होगा? आयरन लॉस, यानी कि लौ हानि, क्योंकि अगर उस पर लोड नहीं है तो करंट सप्लाई होगा नहीं, करंट अगर सप्लाई नहीं होगा बाहर से तो क्या होगा? कॉपर लॉस नहीं होगा। और जब घूम रहा है, सिर्फ लोड नहीं लगा है तो क्या हो रहा है? ऐसे ही घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है तो उससे क्या होगा? आयरन लॉस होगा, लौ हानि। तो कहता है थ्री कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित की जाती है? तो लौ हानि। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो कहता है उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला घूर्ण पाने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बला घूर्ण पाने के लिए। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क। 26 नंबर क्वेश्चन का था कि बाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? ये जो बाइंडिंग दिया हुआ है, ये जो बाइंडिंग है इस तरह से, तो कहते हैं इस बाइंडिंग में कौन सा टेस्ट हम लोग कर रहे हैं? तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 ठो कनेक्शन निकाले हैं, तो 2 ठो कनेक्शन निकाले तो उससे हम क्या चेक करेंगे? पोलैरिटी चेक करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोलैरिटी टेस्ट। तो ये जो बाइंडिंग दिया हुआ है इससे हम कौन सा परीक्षण करते हैं? तो पोलैरिटी टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 27 कहता है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है? तो स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या होता है? कहते हैं चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, स्टार से डेल्टा में बदलने के लिए। स्वचालित स्टार्टर कोई भी मोटर जो होता है या फिर मोटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो किस में स्टार्ट होता है? स्टार में स्टार्ट होता है, ठीक ना? सबसे पहले स्टार कनेक्शन से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद कुछ सेकेंडों के बाद वो क्या होता है कि डेल्टा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही यहाँ पे बोला गया कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है? तो टाइमर क्या करता है? तो कहता है कि स्टार से डेल्टा में बदल देता है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, स्टार से डेल्टा में बदलता है। कहता है एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या होता है? कहता है एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग करंट कितना होता है? तो स्टार्टिंग करंट जानते हैं पूर्ण भार का जो होता है, पूर्ण भार का 5 से 6 गुना होता है। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट कितना होता है? तो प्रारंभिक करंट जो होता है वो फुल लोड करंट का 5 से 6 गुना ज़्यादा होता है, ठीक। अब आ जाइए 29 में क्या है? 29 में कहता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर के मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मैगर का। इंसुलेशन रेसिस्टेंस मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मैगर का उपयोग किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एसी बाइंडिंग में कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? तो कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? तो कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप लगा के, यानी कि 30 का आंसर डी हो जाएगा। एसी बाइंडिंग में कपिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? तो कपड़े पर आधारित चिपकने वाली टेप का उपयोग किया जाता है।
31 क्वेश्चन है, 3 फेज मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या होता है? तो ये कौन कौन होता है? एक नियंत्रक सर्किट होता है और एक पावर सर्किट होता है। कहता व्हाट आर द 2 फंक्शन सर्किट इनकॉर्पोरेटेड विथ ए 3 फेज मोटर स्टार्टर। 3 फेज मोटर स्टार्टर के साथ 2 कार्यात्मक सर्किट जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? तो एक नियंत्रण सर्किट होता है और एक पावर सर्किट होता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? तो एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? तो श्रेणी में जुड़ा घुमावों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है कि एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? तो एसी बाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? तो कहता है श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न कनेक्टेड इन सीरीज। अगला क्वेश्चन है कि लेथराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण क्या होता है? तो लेथराइड पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण क्या होता है? बेहतर ईजिंग और पारावैद्युत शक्ति, यानी कि उसका जो एज जो होता है उसमें टिकाऊपन बहुत ज़्यादा होता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग क्या लेदरवुड पेपर इंसुलेशन का उपयोग करते हैं, यानी कि लेदर पेपर इंसुलेशन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एजिंग भी जो होता है बहुत अच्छा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा समय तक ये टिकता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इसका ज़्यादा होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 34 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल पारित वितरित बाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या पर कला पर पोल की गणना कीजिए, क्या होगा? कहता कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज पर पोल फॉर ए 3 फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग फॉर ए मोटर हैविंग 36 स्लॉट 36 कॉइल एंड 4 पोल। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 कॉइल। 3 कॉइल इसका हो जाएगा। अब बताइए 3 कॉइल कैसे होगा? 3 कॉइल इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो पहले देखिए, जब कॉइल में हम लोग भाग देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा? 9 होगा, क्योंकि 36 में अगर 4 से भाग देंगे, कॉइल में अगर हम भाग देंगे पोल से, तो 36/4 कितना हो जाएगा? 36/4 9 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा और 9, तो ये आपका कितना हो गया? 3 कॉइल पर फेज। और एक फेज कितना होता है पर फेज? ये कितना निकला? 9 आया, लेकिन कितना? 3 फेज के लिए आया। अब सिंगल फेज के लिए अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? 3 से भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 कॉइल कला या पर पोल। अब अगला क्या? 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन का रिबाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? तो रिबाइंडिंग प्रकार का प्रक्रिया का क्या नाम है? हाथ से लपेटना। ये जो बाइंडिंग हम लोग करते हैं मोटर का, देखते होंगे कि जाते होंगे, कोई मोटर खराब होता होगा तो मोटर बनवाने जाते होंगे, तो देखते होंगे कि आदमी हाथ से ही लपेटता है, ठीक ना? तो इसी तरह से लपेटता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैंड बाइंडिंग। तो ये रिबाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? तो हैंड बाइंडिंग है, ये हाथ से बांधा जाता है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 36 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? कहता किस प्रकार के बाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? तो कहता है पीवीसी कवर्ड टाइप, पीवीसी कवर्ड बाइंडिंग। कहता है किस प्रकार के बाइंडिंग तार को समर्सेबल पंप मोटर जो होता है घर में, जो समरसेबल यूज करते हैं, ठीक ना, उसके बाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पीवीसी कवर टाइप देखते हैं, जो काला काला का जो रहता है, समरसेबल जो डालते हैं हम पानी में, तो उस पर काला काला टाइप का जो कवर लगाया हुआ रहता है तार के ऊपर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीवीसी कवर टाइप। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फेज
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? रोटर रियोस्टेट स्टेटर का। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 38। एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है? एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग नहीं करने का क्या कारण है? तो इसका क्या है कि अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होगी। सही बात है। एसी मोटर में अगर जितना लंबा कार्ड वाइंडिंग करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? वाइंडिंग तार की आवश्यकता होगी। ठीक। इसलिए लंबी कार्ड वाइंडिंग का हम लोग उपयोग नहीं करते, यानी कि 38 का आंसर सी हो जाएगा। 38 का आंसर सी। 39 कहता है कि 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है? तो अभी बताए थे स्लिप गति गणना करने का सूत्र क्या है। तो स्लिप गति करने का क्या होता है? तो अभी हम बताए थे ना, क्या बताए थे? एन स्लिप बराबर क्या बोले थे? सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड और बटे कितना हो जाएगा? सिंक्रोनस स्पीड। तो देखिए इसमें कौन सा आ रहा है? पहला में तो एन एस माइनस एन आर है, लेकिन बटे में एन एस नहीं है। दूसरा में एन आर माइनस एन एस है, फिर भी बटा में एन एस नहीं है। तीसरा में देखिए एन एस स्लिप क्या है? एन एस सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे रोटर स्पीड, तो गलती है। चौथा देखिए क्या कर रहा है? चौथा कह रहा है कि स्लिप बराबर सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 39 का आंसर डी हो जाएगा। अब कहता है कि कॉलर का कार्य क्या है? तो ये जो कॉलर है इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, प्रोवाइड इंसुलेशन अराउंड फील्ड। जो फील्ड होता है, ये जो कॉलर है ये कॉलर क्या करता है? तो कॉलर का मुख्य कार्य क्या है? तो क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है, यानी कि 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। फील्ड के चारों तरफ क्या होता है? इंसुलेशन प्रदान करता है। अब आगे क्या है कि शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह होती है? शीतलन के लिए हम लोग यानी कि कूलिंग के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच। आंसर सी हो जाएगा। शीतलन के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग में अधिक जगह होती है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ओवर हॉलिंग कॉइल और योक के बीच। 42 नंबर क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है? तो पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है? तो 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग यानी कि घरेलू वायरिंग में। कहता वेयर द पैनल बोर्ड आर यूज। पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है? तो कहता कि 3 फेज घरेलू वाइंडिंग में। अगला क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कहता है 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर न्यूटन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 36.6 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 एचपी स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बलाघूर्ण न्यूटन मीटर क्यूब में ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा? 36.5 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? ठीक। विच टाइप ऑफ हैंडल डिजाइन फॉर ऑफ रोटरी स्विच इज इलुस्ट्रेटेड। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? तो किसका किया गया है? क्वाइन स्लॉट का, सिक्के का स्लॉट का सचित्र वर्णन किया गया है, यानी कि 44 का सी आंसर हो जाएगा। 45 में कहता है कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? तो बलाघूर्ण को बढ़ाने के लिए। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो बलाघूर्ण को बढ़ाने के, यानी कि टॉर्क को बढ़ाने के लिए। ठीक।
अब कहता है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। मतलब कौन सा ऐसा स्पीड कंट्रोल है जो सिर्फ और सिर्फ 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए ही है, इसके अलावा किसी और में ये उपयोग नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल। ठीक, अब आगे 47 क्वेश्चन देखिए। 46 से क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 47 में क्या दे रहा है, देखिए कहता है बाइंडिंग का नाम बताइए। तो ये बाइंडिंग का नाम क्या है, तो बाइंडिंग का नाम हम लोग बता सकते हैं क्या होगा, तिरछी बाइंडिंग, स्क्रू बाइंडिंग है ना। देखिए इस तरह से ऐसे आया, फिर इस तरह से ऐसे आ गया, तो ये क्या हो गया, स्क्रू बाइंडिंग। बाइंडिंग का क्या नाम है, तो इस बाइंडिंग का नाम क्या है, स्क्रू बाइंडिंग। 47 नंबर कहता है कि इस बाइंडिंग का क्या नाम है, तो इस बाइंडिंग का नाम क्या हो जाएगा, स्क्रू बाइंडिंग। यानी कि 47 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, स्क्रू बाइंडिंग यानी कि तिरछी बाइंडिंग। अब 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कला मोटर बाइंडिंग का क्या नाम है। 3 फेज मोटर बाइंडिंग का क्या नाम है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम हो। तो कुंडली पिच अगर कुंडली पिच पोल पिच से कम होगा, यानी कि कॉइल पिच कम होगा पोल पिच से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट कार्डेट बाइंडिंग, शॉर्ट क्रोड बाइंडिंग। ठीक, 3 कला मोटर बाइंडिंग का नाम क्या है, यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम हो तो शॉर्ट सर्किट बाइंडिंग होता है। जैसे ये होता है, ये दोनों पोल होता है, अगर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और ऐसे आ गया तो क्या हो गया, ये पोल पिच से तो कम है ना कॉइल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट कार्डेट। और वही मान लीजिए कि अगर स्पेस से ये रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल पिच बाइंडिंग। और अगर जो मान लीजिए कि ऐसे अगर इससे ज़्यादा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग कॉर्ड बाइंडिंग हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 3 कला मोटर बाइंडिंग का क्या नाम है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम हो, तो डी हो जाएगा शॉर्ट कॉर्ड बाइंडिंग। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 3 कला संकेंद्रीय बाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। कहता है विच इज द डिमेरिट ऑफ 3 फेज कंसंट्रेटेड बाइंडिंग। 3 फेज कंसंट्रेटेड बाइंडिंग का जो है डिमेरिट क्या है, मतलब अवगुण क्या है, तो इसका अवगुण क्या हो जाएगा, तो कहता है एक स्टेप्ड फॉर्म की आवश्यकता होती है, एक स्टेप्ड फॉर्मर का आवश्यकता होता है। 3 कला संकेंद्रिक बाइंडिंग का अवगुण क्या है, तो कहता है एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता होती है। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, क्वाइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर बाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। तो कैसे हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। कहता है क्वाइल प्रति पोल प्रति फेज की संख्या वाले एसी मोटर बाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिंग बाइंडिंग। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे क्या है, तो कहता है 3 कला मोटर में बाइंडिंग के बीच कला विस्थापन कितना होता है, तो 120 डिग्री हो जाएगा। 3 फेज मोटर में बाइंडिंग के बीच जो है फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 120 डिग्री। 51 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स से जो चिन्हित भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग स्लिप रिंग कहते हैं। ये जो भाग होता है, ये जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप रिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 53, कहता है एसी कॉइल बाइंडिंग का नाम क्या है। नीचे जो फिगर दिया हुआ है तो इसमें कहता है एसी कॉइल बाइंडिंग का नाम क्या है, तो इस जो कॉइल बाइंडिंग है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, होल कॉइल बाइंडिंग। पूरे कुंडली बाइंडिंग होता है। ठीक, तो यही कहता है कि ये जो बाइंडिंग दिया हुआ है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है होल कॉइल बाइंडिंग। ठीक, 54 कहता है कुंडली वायरिंग का क्या नाम है, तो कुंडली वायरिंग, ये जो वायरिंग है कुंडली वायरिंग इसका क्या नाम है, तो कहता है डायमंड मेश शेप्ड कॉइल बाइंडिंग। ये जो बाइंडिंग आपको दिया हुआ है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है हीरे की जाली के आकार की कुंडली बाइंडिंग। यानी कि 55 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, हीरे की जाली के आकार की कुंडलित
बाइंडिंग। अब कहता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तो कहता है किसको कहा जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? तो कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड। अब अगला क्या? तो कहता है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? तो स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? ये जो प्रतीक है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये जो आपका फिगर है, ये फिगर इसका क्या नाम है? इसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये सब जो सिंबल है, ये सब सिंबल आपको जरूर याद रखना, क्योंकि ये सब सिंबल ही पूछता है। स्टार्टर प्रतीक का क्या नाम है? तो क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का ये चिन्ह है। अगला क्या है? तो अगला है कि बाइंडिंग मशीन के भाग एक्स को किससे चिन्हित करते हैं? ये जो भाग एक्स है इसको हम लोग किससे चिन्हित करते हैं? तो कहता है खराद का धुरा कहते हैं, यानी कि मोटर के बीच में रहता है जिसमें कि घूमता है, इसको कहते हैं मेंड्रल, यानी कि खराद का धुरा। 58 नंबर क्वेश्चन है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युतीय डिग्री क्या होती है? तो इसका क्या हो जाएगा? 1080 डिग्री। 6 पोल स्टेटर मोटर की इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगा? तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना हो जाएगा? तो 1080 डिग्री। इसका कैसे होता है? तो 180 गुने ध्रुवों की संख्या, तो 180 गुने 6 कर देंगे, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा, तो 1080 हो जाएगा, यानी 58 का सी नंबर हो जाएगा। 59 का क्या कह रहा है? 59 का कह रहा है कि यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बस मोटर नहीं चलेगा। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुला परिपथ में स्टार्टिंग किया जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर चल भी नहीं करेगा जब खुला परिपथ है तो। ठीक, अब 60 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, विल नॉट रन। 60 नंबर का आंसर क्या है? तो कहता है यदि एक कला चलने के दौरान, यदि एक फेज चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 फेज प्रेरण मोटर का क्या काम है? कहता है व्हाट हैपन टू 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ 1 फेज फेल ड्यूरिंग रनिंग। यानी कि मोटर के चलते समय अगर एक फेज फेल कर जाए तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो मोटर धीरे धीरे चलती रहेगी, आखिरकार जल जाएगी। यानी कि अगर 3 फेज का देखते हो, 3 फेज अगर जो मोटर है चलाते हैं उसमें अगर एक फेज उड़ जाता है, एक फेज का लाइन कट जाता है, किस तरह से फेज उड़ जाता है, तो क्या होता है कि मोटर हल्का हल्का चलते रहता है, गोंगियाते रहता है। अगर उसको जल्दी नहीं बंद कीजिएगा तो क्या होगा? वो जल जाएगा, फूक जाएगा आपका मोटर। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। मोटर धीरे धीरे चलती रहेगी और आखिरकार जल जाएगी। 61 नंबर क्या है? तो कहता है लोड के साथ चलने के दौरान एक कलाक कट ऑफ होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर धीरे गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर में बाइंडिंग जल जाएगी। वही चीज़ है ऊपर वाला 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर एक फेज कट ऑफ हो जाएगा रन तो मोटर क्या होगा? तो मोटर धीरे धीरे चलेगा लेकिन कुछ देर में बाइंडिंग जल जाएगा, फिर मोटर हमेशा के लिए बंद। फिर जब तक नहीं बनवाइएगा तब तक कैसे रहेगा? अब कहता है एकल कलाबंद प्राइवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष होता है? तो क्या हो जाएगा? तो इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस है। कहता है सिंगल फेज, कहता है व्हाट इज द डिफेक्ट इफ स्टार्टर विथ सिंगल फेजिंग प्रिवेंटिंग डज नॉट स्विच ऑन। एकल कला प्रबंध प्राइवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या दोष है? तो कहते हैं इम्प्रॉपर फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस जो होता है वो क्या है? सही नहीं है, इम्प्रॉपर है। सही तरीके से रहेगा तो स्टार्ट हो जाएगा। कहता लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या होता है? तो स्टेटर वाइंडिंग में अधिक रूप से लघु पतन होता है। लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या होता है? तो स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन होता है, पार्शली शॉर्टेड
स्टार्टर बाइंडिंग, मतलब क्या होता है कि आंशिक रूप से हल्का हल्का शॉर्ट करता है स्टार्टिंग बाइंडिंग, ठीक। यानी कि 63 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब 64 है, 64 में क्या कहता है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ओवर करंट में। ओवर करंट में थर्मल रिले जो होता है वो इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट करता है। कहता है विच फॉल्ट कंडीशन थर्मल ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट एसी इंडक्शन मोटर। तो कहता है कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है, तो ओवर करंट में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 56 है। 56 में क्या कहता है कि 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंट के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा हो सकता है। एक एक होता है, ओवरलोड रिले का गलत तरह से सेटिंग कर देना, ठीक। कहता है 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण कौन सा होता है, तो ओवरलोड रिले के गलत तरीका से सेटिंग कर देना। यानी कि 65 का आंसर सी हो जाएगा। और 66 नंबर क्वेश्चन है इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए जी क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खुले सर्किट का प्रभाव यही पड़ेगा कि मोटर रन विथ वेरी स्लो स्पीड। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्किट है खुला, इंडक्शन मोटर है, और रोटर क्या क्या करेंगे, खुला सर्किट रहेगा, कवर नहीं करेंगे, खुला सर्किट नहीं रहेगा तो क्या होगा, मोटर रन विथ वेरी लो स्पीड, बहुत कम धीमी गति से रन करेगा, ठीक। अगला 67 क्या कह रहा है, कहता है मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का कारण क्या है। फ्यूज लगातार उड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, कहते हैं पुअर इंसुलेशन इन बाइंडिंग। या तो बाइंडिंग में क्या हो रहा है, बहुत लो क्वालिटी का इंसुलेशन है, जिसके कारण क्या होता है कि बाहर एक दूसरे से शॉर्ट हो रहा है। इस कारण फ्यूज क्या हो रहा है, बार बार जल जा रहा है, उड़ जा रहा है, ठीक। अगला 68 कहता है, 68 में क्या कहता है कि 3 कला मोटर स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउरल परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कपना, ठीक। कहता है कि 3 कला मोटर स्टेटर बाइंडिंग में आंतरिक ग्लाउरल परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका क्या प्रदर्शित करता है, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कपना, रैपिड वाइब्रेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि 38 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 38 का आंसर बी हो जाएगा। 39 में क्या कहता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाए, मतलब एक फेज पहले डैमेज हो जाए। कहता है व्हाट हैपेंड टू ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ 1 फेज फेल ड्यूरिंग स्टार्टिंग। पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या होगा, मोटर चलता रहेगा परंतु रुक जाएगा, धीरे धीरे जल जाएगा जब एक फेज डैमेज हो जाएगा। तो वही इसमें बता रहा है, तो यानी कि 69 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। अब 70 नंबर का आंसर क्या है, 70 नंबर का आ रहा है कि बाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। ये जो बाइंडिंग है ये किस प्रकार का बाइंडिंग है, तो इसको हम लोग किस तरह का बाइंडिंग करेंगे, तो रेसिस्टेंस टेस्ट बाइंडिंग करेंगे, ठीक ना, प्रतिरोध परीक्षण बाइंडिंग करेंगे। तो कहता है बाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। तो ये जो फिगर जो है किस प्रकार का टेस्ट का चित्र दर्शाया गया, तो किसका गया है, रेसिस्टेंस का टेस्ट का चित्रण किया गया है, ठीक। आग इतना ही है। तो आज हम आपके आगे मॉड्यूल 3 का कंप्लीट डिस्कशन किए हैं, जिसमें कि क्या था, AC 3 फेज इंडक्शन मोटर था। तो आगे इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जितना भी वीडियो डाल रहे हैं इसको आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि आपके CBT एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।